गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग पे सबको। एक लंबे समय के बाद आज क्लास लेने का हिसाब किताब बना। एक्चुअली मेरा गला इतना इन्फेक्शन पकड़ गया कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको बोलना नहीं है। आज बारिश के चलते कुछ आबादी भी कम आई है ना। पढ़ना स्टार्ट करें? आज किताबें लाए हो? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी मैं लूसेंट पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ ना कुछ ऐसी गड़बड़ होती है कि ये लूसेंट आज तक पूरी नहीं हो पाई, जबकि मेरी दिली इच्छा है कि तुम इसको पूरी कर लो। कोई नहीं, अब ठीक है। अब गला, अब मॉडर्न इंडिया एक ही दिन पढ़ा था शायद। हमने स्टार्ट किया था पढ़ना आधुनिक भारत, और तुम्हें आधुनिक भारत की सारी कहानियाँ पता हैं, पर अब पेपर के हिसाब से थोड़े फैक्ट्स, क्योंकि HSSC में या CHSL में या MTS में फैक्ट्स खूब आते हैं। और फैक्ट्स क्या है, रटने की चीज़ है। तो रटने वाली चीज़ ना किताब, सारी किताबों से नहीं पढ़नी चाहिए। जैसे जो किताब हमने अपनी लगवाई है ना, उसका टारगेट है अंडरस्टैंडिंग बनाना। और फिर जैसे लूसेंट में फ़ायदा क्या है कि इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिए हैं। जो पेपर में आएगा, एक पेज पे 100 बातें हैं कम से कम। अब उन 100 में से पेपर में क्या पता कौन सी आ जाए। जो पहली बार लूसेंट को पढ़ता है उसको बहुत टफ दिखती है, इसीलिए आप देखो नॉर्मल बच्चा इसको पूरी नहीं कर पाता। लेकिन जिसने किताबें पढ़ ली ना, जिसकी समझ बन गई, उसके लिए लूसेंट बहुत आसान है। तो अब तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री पूरी समझ में आ गई। मॉडर्न का मतलब होता है जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। मॉडर्न का पहला चैप्टर यही तो था, जब आपके देश में किसका अंत आया? मध्यकाल। और मध्यकाल का अंत माना जाता है कि भाई जब ये कमज़ोर होने लग गए। और सबसे मोटे तौर पर देखें तो 1707। फिर हम PDF पढ़ना इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इन लोगों के आने के बाद एक लंबे समय तक ये सिर्फ व्यापारी थे। जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा PDF का, तो आपने कुछ सन याद किए थे, 1498, और फिर 1500। जैसे सारे की तो क्या बात करें, मेन की बात करें, 1498 के बाद 1502, 5 साल बाद कंपनी का बनना। फिर 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बनना। इस बीच में सारे सन याद करें तो हमने 1602 देखा, 1600 देखा, 1616 देखा ना। फिर 1664 के बाद कोई बड़ी कंपनी तुमसे संबंधित नहीं है। और फिर हमने देखा ये आपस में मारकाट करने लग गए, और उस मारकाट में तुमने कुछ सन पढ़े थे, 1757, 64, 61 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 61 की इंपॉर्टेंस इनसे जुड़ी नहीं है। आप शांति से मेरी बातों को सुनो, भाई आपस में बात मत करो। ये MTS अगर पास करना है तो GK पर ही सब कुछ बेस्ड होगा, ये पता है ना सबको। कहीं से एक छोटा सा फैक्ट तुम्हारी नौकरी को रखवा देगा और एक फैक्ट कहीं से लगवा देगा। तो सारी बातों पर बहुत ध्यान से फोकस करना। ये सन आपको पता है। अब जैसे कोई आपको कर्नाटक युद्ध कहे तो आपको पता है कि हिस्ट्री कैसे ये क्यों लड़े, नाम हमारा बदनाम करके, और लड़ते रहे आपस में। उसमें अमेरिका में भी लड़े, यूरोप में भी लड़े। फिर कर्नाटक युद्ध में आप पापे करके हमने 3 संधियां पढ़ी। फिर कैसे इन्होंने मैसूर में 4 युद्ध लड़े बाप बेटे के साथ। फिर वारकरन वे हमने याद किया हुआ था कि कौन कौन टाइम था। अब उन सबको फैक्ट्स को याद करने के लिए लूसेंट उठानी जरूरी है, क्योंकि पेपर में आएंगे फैक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग के बाद फैक्ट्स याद करने होते हैं। देखो जरा, हम मॉडर्न इंडिया का कुछ पार्ट पढ़ भी चुके थे। सबकी किताबों में पेज नंबर अलग अलग मिलेंगे, लेकिन नियर अबाउट मिलेगा। मेरे बुक में 39 पेज से स्टार्ट हुआ था आधुनिक भारत, ये मैंने पढ़ा दिया था, मसूलीपट्टनम और ये सब। पेज 40 पर हम थे, तुम अपने आसपास पेज देख लेना। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, शायद ये भी हो गया था, ये नहीं हुआ था। अच्छा, कहाँ पहुंचे थे फिर? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन पढ़ लिया था, ठीक है। बंगाल पर अंग्रेजों का, यही पढ़ना था, ठीक है। हम ये जानते हैं कि सबसे पहले मुगलों के मरते ही, जो ताकतवर मुगल था उसके मरते ही, याद करो सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ था? बंगाल। याद होगा, बंगाल का जो दीवान था उसने कहा मैं सूबेदार हूँ। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला, याद है ये बातें?
वो उसका कोई अपना बेटा नहीं था, फिर उसकी बेटी का बेटा, फिर वो दामाद था उसका, इस तरह की। हाँ, वही कहानियाँ हैं सारी। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मैं पॉइंट पढ़ती जाऊँ, जो मेन होगा उसको टिक करते चलना। पहला पॉइंट देखो, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। सबसे अमीर इलाका कौन सा था? इसके दो लॉजिक थे। एक तो यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, और दूसरा याद करो, हुगली में पुराने टाइम में हमारा क्या था? व्यापारिक केंद्र। हाँ, क्लास 10th की NCERT मैंने तुम्हें कई बार शॉर्ट में बताई है कि हमारे 3 शहर टक्कर के थे जिनकी बराबरी नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज। सूरत, हुगली, और क्या था ये नीचे वाला? मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। इन तीनों को नीचे करने के लिए 3 नए व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों ने बना दिए। एक का नाम रखा मुंबई, एक का नाम रखा मद्रास, और एक का नाम रखा कलकत्ता। ये 3 शहर भी हमने पढ़ा था ना, इन्होंने बसाए थे। अंगियार याद करें, फ्रांसिस डे याद करें। हाँ, यहाँ इनसे मेरा मतलब है विदेशी। तो विदेशियों ने हमें नीचा करने के लिए हमारे 3 इंपॉर्टेंट शहरों के बराबरी पे 3 शहर बना दिए। फिर देखते देखते हमने क्या देखा कि उनकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते उन्होंने इन तीनों शहरों को बहुत स्पीड से बढ़ाया, और हमारे जो पुराने बेचारे वो हथकरघा चलाने वाले, हैंडलूम वाले वीवर्स थे, वो बर्बाद हो गए। ये पूरी कहानी क्लास 10th की NCERT में समझाई गई है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चैप्टर में, जो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बताई थी। वही पॉइंट देखो अब आगे। तो कहते हैं बंगाल सर्वाधिक संपन्न था। 2 कारण तुम्हें पता है, मिट्टी और व्यापार। इन 2 कारणों से ये अमीर थे। मुर्शीद कुली खां, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम, टिक करना। स्वतंत्र शासक था, किंतु वो नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। यानी ये स्वतंत्र थे, पर किसको टैक्स दिया करते थे? अंग्रेजों, इसको मुगलों को। नेक्स्ट पढ़ना, मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। ये टिक कर लो। ढाका यानी आज का बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद ले गया वहां से उठा के। भागीरथी नदी के तट पर, ये भागीरथी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? गंगा, यानी ये बंगाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। आगे पढ़ना, इसने इजारेदारी ना एक तरह से ठेके की व्यवस्था थी। जैसे जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको ये वाला इलाका दे दिया जाएगा खेती करने के लिए। यहाँ लिख लो ऊपर एक लाइन में, इजारेदारी, एक लाइन में एक्सप्लेन कर लो। ठेके की व्यवस्था, सर्वाधिक बोली लगाने वाले को जमीन दे दी जाती थी। जैसे टेंडर नहीं उठते अब, जैसे हर चीज के, शराब के ठेकों के टेंडर उठते हैं, भाई जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको मिल जाता है। ये ऐसे ही लिख लो यहाँ, ठेके की व्यवस्था, सर्वाधिक बोली लगाने वाले को ठेके पर भूमि प्रदान की जाती थी। इसका टारगेट क्या था? क्या टारगेट रहा होगा? ज्यादा टैक्स वसूलना। लिख लो, उद्देश्य ज्यादा लगान वसूल करना। पेपर में इजारेदारी पूछ लेंगे, कहाँ फेमस हुई थी? बंगाल में। इजारेदारी ठेके की व्यवस्था थी, सर्वाधिक जो बोली लगाता उसको ठेके पर जमीन दी जाती थी। उद्देश्य था ज्यादा लगान कमाना, ज्यादा लगान वसूल करना या ज्यादा लगान कमाना। आगे पढ़ो अब। तो इसने क्या किया? इसने इजारेदारी प्रथा, एग्जाम में आ जाए, इजारेदारी प्रथा किसने स्टार्ट की? हाँ, मुर्शीद कुली खां। ये स्वतंत्र था, लेकिन ये क्या करता था? टैक्स दिया करता, टैक्स लोगों से इकट्ठा करता। कौन सी व्यवस्था चला दी? इजारे। भाई जो ज्यादा बोली लगाएगा उसका टैक्स ज्यादा मिलेगा इसको, तो वो वहां आगे भेज देगा। आगे पढ़ो। और उसने कृषकों को तकाबी ऋण टिक कर लो। तकाबी ऋण पता है? ये अंग्रेजों ने भी किया था। ये क्या था? ये क्लास 10th का फिर से टॉपिक आया, ध्यान से सुनो। अंग्रेजों ने आपके लोगों को बर्बाद करने के लिए एक व्यवस्था चलाई थी। इसमें ये लोग हमें सामान बेचने से पहले पैसा उधार दे देते थे। मान लो इन्होंने बंगाल के 100 लोगों को जो कपड़ा बुनते हैं उनको पैसा उधार दे दिया कि ये पकड़ो पैसे, तुम इस पैसे से कच्चा माल खरीदना और हमारे लिए शर्ट्स बना देना। अब जिन लोगों को 100 लोगों के इन्होंने पहले से पैसा दे दिया, तो एक तरह से ये लोग बंध गए। अब ये आगे जाके अपने माल को सिर्फ और सिर्फ किसको बेच सकते हैं? अंग्रेजों को। इस तरह की व्यवस्था में आदमी लालच में पैसा पकड़ तो लेता है, लेकिन बाद में वो फंस जाता है। टाइम पे ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो उसको पीटेंगे, मारेंगे। मैंने एक वर्ड शायद तुम्हें बताया होगा, हाँ, गोमास्ताज बताया था।
वो जो लठैत थे जो पीटते थे। हमारे यहाँ पे लोगों का काम धंधा दो तरीके का था। कुछ लोग करते थे काम जिसमें कपड़े बुनना, और उनके घर वाले करते थे खेती, उसमें भैंस पालते, खेत कमाते ताकि पेट भी भरा रहे और पैसा भी आता रहे। लेकिन इन गोमांसों के डर से सारे लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ के, भैंस वैंस छोड़ के अपना ये चरखा चलाना स्टार्ट किया। फिर इस चरखे को किसने रिप्लेस करवा दिया? जो इनकी स्पिनिंग व्हील आई, जो इनकी मशीनें आई। ऐसे देखते देखते बंगाल जैसे अमीर इलाके में, आपको याद होगा 1770 में कितने 3 करोड़ लोग हमने पढ़ा था ना वहां थे, इनमें से 1 करोड़ लोग मर गए। यानी जो बंगाल सबसे ज्यादा संपन्न था वो इस तरह की प्रथाएं जहां पहले चल रही थी। ऐसा नहीं कि अंग्रेजों ने नया किया, हमारे यहाँ भी था। अभी तुम कौन सा ऋण पढ़ रहे हो? तकाबी। तकाबी ऋण होता है पहले से पैसा उधार दे देना कि भैया ये मैंने पैसा दे दिया, तुम मेरे लिए कमाओगे। ठेकेदारी हमारी भी थी, लेकिन इसको गलत तरीके से अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया अपने हिसाब किताब से। ये हमारे थे, वरना ये टिक कर लो। तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज। इसमें एक अच्छी बात पता है क्या थी? ये कर्ज माफ कर देते थे, अगर फसल बर्बाद हो गई कोई बात नहीं, तो ये टिक कर लो, प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद था शुजाउद्दीन। नेक्स्ट पॉइंट में तीसरी लाइन तुम्हारे काम की है। बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बना। फिर ये सूबेदार है आगे अली वर्दी खान, पहले मुर्शीद कुली खान फिर अली वर्दी खान। ये टिक कर लो, अंडरलाइन करना इसको। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। कौन राजस्व दिया करता था? मुर्शीद कुली खान, जिसने राजधानी ढाका से उठा के मुर्शिदाबाद, किसने बंद कर दिया? अली वर्दी खान। कारण तुम समझ गए, 1740 के बाद तो फिर इनकी कमजोरी 1739 में युद्ध नहीं हो गया था वो ईरान का, कौन था वो? शाह। हाँ, तो उससे दिख गया कि ये तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों टैक्स दूं। इसने नहीं दिया, ये टिक कर लो। इसने कर देना, राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। पैसा जब टैक्स में नहीं जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रांत में रुकेगा पैसा, और प्रांत में रुकेगा तो प्रांत अमीर बनेगा। आगे पढ़ना। बंगाल को भारत का स्वर्ग, ये काम का इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसके काल में भारत का स्वर्ग बना बंगाल? अली वर्दी खान, जिसने राजस्व किसको देना बंद कर दिया? मुगलों को। ये उत्तर मुगल हैं, कमजोर मुगल। नेक्स्ट पढ़ना। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 3 काम के हैं बंगाल में। पहला मुर्शीद जिसने 2 प्रथाएं चलाई, इजारेदारी और तकाबी ऋण, लेकिन उसने राजस्व दिया, यानी उसका पैसा इकट्ठा होके एक बड़ा पैसा किसको दे रहा था? मुगलों को। किसने अपना ये टैक्स देना बंद कर दिया? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के टाइम में टैक्स बंद हुआ तो बंगाल अमीर बना, इसलिए भारत का स्वर्ग बना। अगला पॉइंट टिक करो। 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी, तुम्हें याद है ये झूठी कहानी? हॉलवेल नाम के अंग्रेज ने कहा कि सिराजुद्दौला ने हम 146 आदमी पकड़ के एक छोटे से कमरे में लॉक कर दिया और हम में सब मर गए, बस कुछ जिंदा बचे। झूठी बात थी ना ये। इसी को कहते हैं काल कोठरी की त्रासदी या काल कोठरी की घटना। ये झूठ बोला गया था, ये टिक कर लो। 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल, उनके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। अगली सुबह इनमें से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे, ऐसा कहा जाता है। जबकि ये झूठ बात थी कि इतने छोटे कमरे में इतने लोग खड़े भी नहीं हो सकते, कैसे इसने बंद किए ये। नेक्स्ट टिक करना। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव हमें पता है ना, थोड़ा गुस्सैल आदमी था। इसको पहले इस युद्ध में तो था ये, किसमें? प्लासी। लेकिन बक्सर में ये नहीं था। बक्सर में कौन था? हाँ, फिर दोबारा जैसे ही संधि की तब इसको बुला लिया। इलाहाबाद की संधि में ये फिर आ गया, हेक्टर मुनरो की जगह फिर दोबारा था ये टिक कर लो। अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी का युद्ध, आज प्लासी कहाँ है? उस टाइम पे जैसे बड़ी बेल्ट थी बंगाल की, आज अगर प्लासी एग्जैक्टली चेक करो, बक्सर का एरिया पड़ता है बिहार से लगता, लेकिन प्लासी एग्जैक्टली अगर चेक करोगे जगह नाम की तो तुम्हें मिलेगी बंगाल में। लिख लो यहाँ बंगाल, तब वो बिहार था ही नहीं तो बंगाल ही कहते थे सारे को। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मदान, याद है ये अच्छे आदमी थे, हमने इनके नाम पढ़े हुए हैं। मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब की वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया।
प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। भागीरथी मतलब आज की हुगली, गंगा और हुगली एक ही तो है। गंगा बंगाल में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, एक आपकी तरफ और एक चला जाता है बांग्लादेश में, जो आगे जाके जमुना नहीं बन जाती, फिर वो नॉर्थ ईस्ट से आती है वो। ये टिक कर लो। भागीरथी के पास लिख लो हुगली, ये हुगली है हमारी। नेक्स्ट पढ़ना, क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। यानी पहले राजधानी क्या थी? ढाका। किसने हटाई थी? मुर्शीद कुली खान ने। इसने बनाई थी मुर्शिदाबाद, लेकिन ये टैक्स दिया करता था किसको? मुगलों को। इसके बाद इसका दामाद कौन था? अलीवर्दी खान, जिसने टैक्स नहीं दिया, बंगाल को अमीर बनाया। लेकिन अब कौन आ गया? पहले मीर जाफर आया, फिर मीर कासिम आया। कासिम समझदार आदमी था। कासिम ने दो बड़े काम किए। कासिम ने देखा भैया मेरा जो ससुर था इसकी बेवकूफ़ी से मैं फंसा हुआ हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ों की आदत हो गई थी खराब रोज़ पैसा उठाने की। तो इसने सोचा कि रोज़ ये आके बैठते हैं मेरी राजधानी में, क्यों ना मैं राजधानी को बहुत दूर ले जाऊँ। ये राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, यानी ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तीन लोगों ने राजधानी बदली है। पहले ढाका थी, फिर कौन उसको बदल के ले गया? मुर्शिदाबाद, मुर्शीद कुली खां। फिर किसने बदली? मीर कासिम ने। एक काम इसने ये किया। दूसरा काम इसने कहा कि मैं अपने लोगों से टैक्स नहीं लूंगा, और जब इंडियन ट्रेड अगर टैक्स फ्री होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सामान की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर थी और हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा। इस बात से कौन चिढ़ा था? अंग्रेज। तभी तो फिर युद्ध हुआ था। कौन से वाला? बक्सर। क्योंकि इन्होंने फिर ये देखा इसने टैक्स फ्री किया, इसको सीट से हटा दिया। फिर इसने अपनी सेना इकट्ठी करके अवध के नवाब के साथ और दिल्ली के नवाब जो भारत का शाही था इनके साथ जुड़ के काम किया। ये टिक कर लो। अब आगे तो प्लासी के बाद क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफर ने अंग्रेजों से दामाद हो गया। ये मुर्शिदाबाद मुंगेर स्थानांतरित की। बंगाल की राजधानी का क्रम हमें समझ में आ गया। पहले ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर। कौन ले गया मुर्शिदाबाद? मुर्शीद कुली खान। और मुंगेर कौन ले गया? मीर कासिम, जो मीर जाफर का दामाद है। अगला पॉइंट टिक करना, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन नहीं था? क्लाइव। क्लाइव प्लासी में था और फिर इलाहाबाद की संधि में था। अगले पेज पे आ जाओ। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध हमें अच्छी तरह पता है। मैसूर का जो पहला ताकतवर आदमी था कौन था? हैदर अली। वो कोई बहुत पुश्तैनी अमीर आदमी नहीं था, याद है? सैनिक बना था वो। और फिर वो इंडिपेंडेंट कब बना? 1761 में। फिर इंडिपेंडेंट बने उसे कुछ ही दिन बीते थे और अटैक स्टार्ट हो गए। पहला अटैक कब हुआ? 1767। लेकिन इस युद्ध में ये विजयी हुआ था और इसने कहाँ तक उनको भगाया था? मद्रास। इसके बाद फिर सेकंड हुआ था 1780 से 84, जिसमें बीच में वो मारा गया। फिर तीसरा 90 से 92 और चौथा 99 में। दूसरे में पिताजी मरे और चौथे में बेटा मर गया। जल्दी से पढ़ेंगे। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ये स्वतंत्र शासक बना था। नेक्स्ट टिक करना, हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा टीपू सुल्तान हुआ। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष, ये किसकी कॉपी है? फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस में था ये। यहाँ लिख लो फ्रांस। हाँ, फ्रांस से प्रभावित था ये बहुत ज्यादा। और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। किसका ये जैकोबिन क्लब? 9th क्लास में ये लिखी हुई हैं बातें। ये एक बहुत गरीबी से उठा आदमी था, रॉबर्सपियरे। ये इसका मुखिया था। रॉबर्सपियरे भी लिख देते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं रॉबर्सपियरे लिख लो यहाँ पर। जैकोबिन क्लब गरीब लोगों का, मजदूरों का, किसानों का, जो चमड़े का काम करते थे, बहुत निचले तबके के, उन सबका एक पार्टी मान लो, मिली जुली। इसका नाम था जैकोबिन क्लब। ये 9th क्लास की NCERT में लिखी है सारी बातें, सब काम किए हैं। चले आगे पढ़ना।
तो जैकोबिन क्लब का मेंबर बनाइए। प्रमुख युद्ध पढ़ लो, साल और गवर्नर जनरल। पहला अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69। इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स का उतना नाम नहीं आता, एक आदमी था हैरी करके, उसका नाम लिख लो, फेमस नहीं है वो, इन केस आ जाए तो हमें पता हो, हैरी नाम था उसका, हैरी। पहला उतना फेमस भी नहीं हुआ था, हैरी। दूसरा टिक करना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। अब ये आएंगे वार करन वे। तो वार का मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स, करन का मतलब कार्नवालिस और वे का मतलब वेलेजली। ये 3 काम के हैं, वार करन वे। पीछे देखो तीनों के नाम हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेजली, वार करन वे। सन हमें याद ही है, 80, 84, 90, 92, 99 और नंबर 1, 2, 3, 4 तुम्हें पता ही है। तृतीय में खास क्या लिखा है पढ़ लो। इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ी थी। अब हमें याद है कि पहले अंगल मैसूर युद्ध में भी ऐसा होता, लेकिन अगर कि कौन समझदार ना होता, हैदर अली। इसने याद करो 50 लाख रुपए तो 35 लाख रुपए दे दिए थे मराठों को और निजामों के बीच में एक आदमी को भेज दिया था कि ये तो चले जाएंगे, बाद में तेरी मेरी लड़ाई में फिर तू फंसेगा। तीसरे युद्ध में क्योंकि पिताजी नहीं थे, बेटा ये समझदारी नहीं कर पाया और याद करें तो हार गया। इसकी राजधानी में घुस के इसके बेटों को बंदी बनाया, ले गए और इसको 3 करोड़ रुपए प्लस की बात हुई थी कुछ, ये टिक कर लो। तो ये तीनों इकट्ठे आ गए थे। अब टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान 99 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर थी, ये टिक कर लो, शेर की तस्वीर। हमें याद है शेर की तस्वीर INA के झंडे पर भी थी, सुभाष चंद्र बोस के झंडे पर भी शेर था ना। इसके बाद देखो नोट इंपॉर्टेंट है, 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयर कूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली, याद है ये फ्रांसीसी 2 आदमी थे, एक डुप्ले और एक लाली, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को हरा दिया। महत्वपूर्ण संधियों में टिक कर लो। पहली आंगल मैसूर युद्ध की संधि थी मद्रास, दूसरी थी मंगलौर, तीसरी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी है? टीपू। टीपू की सुल्तान की राजधानी में अंदर आने का मतलब ये हार गया, ये स्पष्ट बात है। चौथा, यहाँ चौथे में क्या हुआ था, डेथ हो गई थी, इसलिए कोई संधि नहीं हुई। इसके बाद आ जाओ अंग्रेज और सिख। ये पूरी कहानी तुम्हें याद है सिखों की? सिखों में एक इंटेलिजेंट और बहुत काबिल आदमी था, महाराजा रणजीत सिंह। हमें पता है पहले कितने गुरु हुए थे इनके, फिर 11वां इनका नेता बंदा बहादुर, जिससे चिढ़ते थे लेटर मुगल, और फर्रुख सियर ने, जिसको बताई थी मैंने कहानी, कैसे दिल्ली ले गए थे सिखों को, कत्लेआम हुआ था उनका, कैसे उनका धर्म बदलवाने के लिए। 11वें नेता का दिल्ली में मर्डर हो गया था 1719-16 में। 13 से 19 के बीच में राज किया था फर्रुख सियर ने, उसी ने मरवाए थे 11वें नेता। इसके बाद कोई बड़ा नेता नहीं था। फिर हमें याद है 12 मिसलों में विभाजित हो गया था। फिर सुकर चकिया करके एक मिसल थी जिसमें महाराजा रणजीत सिंह थे, और रणजीत सिंह की खासियत क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह ने एक तो सब धर्मों को बराबरी, हमने पढ़ा था कि जब कोई विदेशी आता तो बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, इनका सिक्का चलता था, और अंग्रेजों ने भी जब तक ये जीवित रहे इनकी टेरिटरी पे कभी अटैक नहीं किया, कोशिश की थी लेकिन इनका दबदबा था। कौन सी नदी थी वो? सतलुज, जिससे ऊपर का हिस्सा अंग्रेजों ने कह दिया था जी आपका है, हम नहीं आएंगे, इससे नीचे के हिस्से पे हम राज करेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह का इतना दबदबा था। हमें ये भी पता है कि इनके पास था वो जो महारानी के ताज का, कौन सा? कोहिनूर हीरा, इन्हीं के पास तो था, यही तो वापस लाए थे नादिर शाह से। तो महाराजा रणजीत सिंह जब तक जिंदा रहे, इंडिया का एक पूरा प्रांत हमारे अपने कब्जे में रहा। जैसे सारा साउथ गया, नॉर्थ ईस्ट गया, सब गया। इन्होंने अपने जीते जी कभी अंग्रेजों को अपनी टेरिटरी में एंटर नहीं करने दिया। लेकिन जैसे इनकी डेथ हुई, इनकी डेथ कब हुई? 1839 में। और अगले 10 साल के अंदर 2 आंगल सिख युद्ध हुए,
45, 46, 47, 49, 48, 49 और 49 में फिर सारा पंजाब का प्रांत किसके अधिकार में था? अंग्रेज। इस आदमी ने कभी भी अंग्रेजों के सामने, जबकि अंग्रेज कितने हावी थे, तुम खुद पढ़ के आ रहे हो, उन्होंने साउथ को खत्म कर दिया, बंगाल को खत्म कर दिया, मुगल सम्राट तक उनके सामने झुकता था। ये आदमी को बहुत, ऐसा नहीं कि बड़ा राजा था, लेकिन इनका नाम था, इनका दबदबा था, इनके टाइम तक पंजाब सेफ था। तो वही बता रहे हैं सिखों और अंग्रेजों के रिलेशंस। पहला देखो, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है, पहले गुरु। गुरु नानक के अनुयायी ही क्या कहलाए? सिख। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के, इन्होंने कौन सा युद्ध आंखों से देखा था? पानीपत की पहली लड़ाई। पहले गुरु ने तो देखी थी। कितने गुरु मरवाए गए हैं? 2, 5वां और 9वां। 5वें को मरवाने में जहांगीर का नाम आता है और 9वें के लिए गुरु तेग बहादुर, और नेता को मरवाने वाला फर्रुख सियर था। पढ़ो आगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए, बाबर हुमायूं। यहाँ लिख लो पानीपत की पहली लड़ाई। पूछ लेंगे किस गुरु ने उस समय साक्षी थे, वो तो पहले वाले। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। गुरु नानक ने गुरु का लंगर, मैंने तुम्हें ये 10 डिटेल से करवा रखे हैं, लंगर और पंगत की व्यवस्था बताया था ना। पीरी मीरी तलवार रखते थे डबल। किसने कहा था कि हमें सैन्य प्रशिक्षण भी लेना चाहिए? छठे गुरु ने, क्योंकि 5वें का मर्डर हुआ, फिर उनके बेटे ने कहा कि हम भी सैन्य प्रशिक्षण लेंगे। टिक करना ये तीसरा पॉइंट। गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत का मतलब लंगर, लेकिन लंगर को स्थायी किसने बनाया था?